तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 455 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी किंग क्वीन जो होती है वो स्नो क्वीन के सामने हमारे जुंची के बारे में बात कर रही होती है और वो जुंची को बता रही होती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा एसेंस है जिसकी वजह से जिन लोगों की बॉडी के अंदर प्रीमॉर्डियल एनर्जी होती है वो सारे के सारे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, स्पेशली लड़कियां जो हैं, और बहुत सारी लड़कियां जो है इसी वजह से उसकी दीवानी है। तो स्नो क्वीन उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो वो उसे कहती है बहुत ही जल्दी तुम्हें ये सारी बातें समझ आ जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए नहीं आएंगी। और साथ ही किंग क्वीन अपने पास से एक स्टोन निकालती है और उसे कहता है कि ये एक मैसेंजर स्टोन है, तुम इसे अपने पास रखो, अगर कभी जहां पर मेरी मदद की जरूरत पड़े या फिर मुझसे बात करने को दिल चाहे तो तुम जहां पर इसको यूज कर सकती हो और मुझसे बात कर सकती हो। अब मैं जहां पर से जा रही हूँ और इसी के साथ ही किंग क्वीन जो होती है वो भी वहां पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मां शुंची थोड़ी देर में वहां पर आ जाता है और अपनी मास्टर से कहता है कि तो मास्टर तुम यहाँ पर हो, और वो काफी सा थका हुआ लग रहा होता है। तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि ये बताओ क्या तुमने मास्टर ज़ूटियान की बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को प्योरीफाई कर दिया। तो माशुंची कहता है नहीं, मैं उसे कंप्लीटली कहाँ कर पाता, आपका डिसाइपल जो है वो भी इतना ज्यादा महान नहीं है कि वो लाइट की पावर को यूज करते हुए उनकी बॉडी के अंदर से कंप्लीटली डिमोनिक एनर्जी को निकाल सके। इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो फिर से आपकी बॉडी को प्योरीफाई कर दूंगा। फिर साथ ही माशुंची कहता है कि मुझे ये बताएं कि बाकी के सभी लोग कहाँ पर है, किंग जुई और बाकी के सभी लोग मीजिन वगैरह वो कहाँ पर चले गए हैं। तो वो कहते हैं कि वो सभी लोग तो जहाँ से चले गए हैं, अब कोई भी यहाँ पर नहीं रुका। शुंची कहता है क्या किंग क्वीन भी चली गई, वो यहाँ पर मेरे लिए रुकी नहीं। इसकी मास्टर जो होती है वो अपने पास स्टोन को उसको दे देती है और कहता है कि किंग क्वीन यहाँ पर इस स्टोन को छोड़कर गई, अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तुम उसे मैसेज भेज सकते हो। तुम्हारा शुंची कहता है नहीं कोई मैसेज नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम तो उसके बारे में पूछ रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास उसके लिए कोई भी मैसेज नहीं है। फिर साथ उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर प्रिंसेस लियू गैंग यानी कि हमारे मिशन के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे बताओ कि आज एंगेजमेंट का क्या चक्कर है, और वो यहाँ पर आकर ये क्यों कह रहे थे कि उनकी बेटी की तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। तो माशुंची उनसे कहता है कि असल बात यह है कि लास्ट टाइम जब मैं टूर्नामेंट में था उस वक्त मास्टर मो बिंगजुन और साथ में हमारे एल्डर जो थे वो सभी लोग वहां पर मौजूद है, उन सभी के सामने ये बात हुई थी, वहां पर उन सभी के सामने ये बात तय हुई थी कि हम लोग जो है वो मीजिन के साथ एक वादा करेंगे कि मीजिन अगर 3000 साल के बाद भी इस रिश्ते को भूल जाती है, यानी कि 3000 साल के बाद भी आकर इस रिश्ते को याद रखती है तो फिर जुंची उससे शादी कर लेगा। इस एंगेजमेंट की यही एक कहानी है, लेकिन ये तो बड़ी कमाल की बात है कि 3000 साल के बाद भी उस लड़की ने अभी मुझे यहाँ पर याद रखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर फंस चुका हूं क्योंकि मैंने जहां पर उसे वादा किया था। तो उसकी मास्टर से कहती है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारा शुंची कहता है लेकिन मैं इसे कैसे कर सकता हूं। तो वो कहती है तुम क्यों नहीं कर सकते, अब तो तुम्हें यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी, तुम किसी लड़की का दिल कैसे तोड़ सकते हो। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस एंगेजमेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है और तुम्हें अब उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और फिर साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम टेंपल में आ जाना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन फिलहाल के जाओ जाकर पोजुन से मिलकर आओ, वो इस वक्त छत के ऊपर तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम्हारा शुंची कहता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ। इसी के साथ ही वो पोजुन के पास चला जाता है। तो पोजुन छत के ऊपर बैठा होता है, काफी ज्यादा उदास होता है। तुम्हारा शुंची उसके पास जाते हैं, उसे कहता है कि बताओ तुम्हारे जख्म कैसे हैं, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे चोट तो लगी है, लेकिन वो काफी ज्यादा उदास होता है और साथ उसे कहता है कि शुंची क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर वो औरत लू गुइजी कैसे पहुंची। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया है। पोजुन उसे कहता है कि मैं इस बार में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा शुंची कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो पोजुन उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ। शुंची उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। शुंची उसे कहता है कि मैं अभी फिलहाल अपनी मास्टर के पास जा रहा हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारी फायर राम में आऊंगा और वहां पर आकर तुमसे बात करूंगा। लेकिन पोजुन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि शुंची ऐसे मत जाओ, तुम यहाँ पर मुझे पीठ दिखाकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लू गुइजी यहाँ पर आई, उसने आकर तुम्हारे पर अटैक किया, वो सारे का सारा मेरा किया धरा था क्योंकि मैंने जाकर लू चैंगशंग को इस बारे में बताया था। लू चैंगशंग ने अपनी मास्टर लू गुइजी को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम जिंदा हो, सोंगस्नो राम में हो, और उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और आकर उसने तुम्हारे पर अटैक कर दिया। ये सारी की सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे से बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। तो माशुंची से कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम उस वक्त छुपकर हम दोनों की बातें सुन रहे थे, मेरी और मो फीजू की बातें सुन रहे थे। मुझे पता है तुम मो फीजू को पसंद करते हो। पोजुन से कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनी और लोग गुइजी को मैंने यहाँ पर भिजवाया था, तो फिर तुमने यहाँ पर मेरे सामने बात क्यों नहीं की, तुमने वहां पर सभी के सामने मेरा राज क्यों नहीं खोला। तुम्हारा शुंची से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा राज कैसे खोल सकता था। तो पोजुन से कहता है कि लू गुइजी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई थी, अगर वो यहाँ पर इसमें कामयाब हो जाती तो वो तुम्हें मार ही डालती, और ये सब कुछ मेरा किया धरा है, मेरी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक मर चुके हो, तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तुम्हारा शुंची से कहता है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है, इतना ही काफी है कि तुम यहाँ पर अपने पछतावे से वापस आए और तुम यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई, क्या इतना काफी नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में ऐसा होता रहता है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ किया होगा। तो पोजुन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कहते रहे जब
कंपटीशन के दौरान वो फीजू के साथ मेरा सामना हुआ था, उस वक्त तुम मुझे कहते रहे कि मैं इसको पटा सकता हूँ, यानी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है अगर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद देखो जरा, मुझे बाद में ये बात पता चली कि तुम्हारी मास्टर मो जान जी ने उस लड़की मो फीजू जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे तुम्हारी डुअल कल्टीवेशन के लिए पार्टनर चूज किया था। तुम उस वक्त मुझे ये बात नहीं बता सकते थे, तुम मेरे दोस्त होकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तुम्हारा जुंची से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तुमने जो भी बात सुनी है वो सही, सारी की सारी सही है, लेकिन इसमें एक बात गलत है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं यहाँ पर अपनी यूज की हुई लड़की तुम्हें दे दूंगा। असल बात यह है कि मास्टर मो जान जी ने मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ पर अपने इस कंपटीशन को कंप्लीट करके वापस आऊंगा तो वो मो फीजू को मेरी डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बना देंगे, लेकिन मैंने इस बात से इनकार कर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी वजह से वहां पर मैंने तुमसे कहा था अगर तुम कोशिश करो तो तुम मो फीजू को यहाँ पर पटा सकते हो। मुझे इस बात का बिल्कुल ही पछतावा नहीं है कि तुम मेरे दोस्त और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त और तुम मेरी जान बचाने के लिए वापस आए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मो फीजू से जाकर इस बात को खुद से कंफर्म कर सकते हो कि क्या मैंने उसे रिजेक्ट किया था या नहीं। और साथ ही माजुंची से कहता है कि मुझे अपनी मास्टर के पास जाना है, और साथ ही से कहता है कि हम लोग यहाँ पर लास्ट बार मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कभी फ्यूचर में हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ माजुंची जो होता है वहां पर से चला जाता है। माजुंची जैसे वहां पर पैलेस में आता है तो पैलेस में आने के बाद उसकी मास्टर से कहती है क्या मसला हल हो गया, तो जुंची कहता है वो मसला हल हो गया है। तो उसकी मास्टर से कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला है जो कि पोर्शन से भी ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा सीरियस है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे उसको जानने का वक्त आ चुका है। तो माजुंची कहता है कि बताएं वो क्या मसला है। तो वो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इवल बेबी के बारे में बात करना चाहती हूँ, वही इवल बेबी जिसने यहाँ पर अपीयर होने के बाद पूरी की पूरी स्टारगार्ड राम को बर्बाद कर दिया। माजुंची कहता है कि हाँ मास्टर झूठिया ने मुझे यहाँ पर इस इवल बेबी के बारे में बताया है कि वो एक बहुत ही खतरनाक इवल बेबी है, लेकिन मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। तो वो से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो इवल बेबी कौन है। तो जुंची कहता है नहीं मुझे कैसे पता होगा। तो वो से कहते हैं कि वो इवल बेबी जो था वो स्टारगार्ड राम से ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पर तुम मरे थे, यानी तुम्हारी मौत हुई थी स्टारगार्ड राम में, उसी वक्त वहां पर से इवल बेबी का जन्म हुआ था। इसने वहां पर से जन्म लेने के बाद बहुत ज्यादा तबाही मचाई, जिनमें से मून गार्ड एम्परर अपनी जान से गए, मून गार्ड एम्परर मर चुके हैं, और उसके अलावा ब्रह्मा गार्ड एम्परर साथ में मारे, पर ज़ूटियान और साथ में स्टार गार्ड एम्परर वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए, और इसके साथ साथ स्टार गार्ड राम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और बाकी के सभी स्टार गार्ड राम्स के जितने मास्टर्स थे उन सभी में से काफी सारे थे, बहुत सारे गार्ड राम के मास्टर थे जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं। माजुंची हैरान होकर उनसे कहता है कि सबका मेरे से क्या ताल्लुक है, क्या इसका मेरे साथ कोई लिंक है। तो वो से कहती है कि हाँ इस सबका तुम्हारे साथ जरूर लिंक है, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर इवल बेबी को अवेकन किया है, इवल बेबी की जो इवल पावर्स हैं वो जिसकी बॉडी के अंदर अवेकन हुई है वो तुम्हारी मास्टर जैस्मीन थी, जिसको तुम बचाने के लिए वहां पर गए थे। माजुंची ये बात सुनते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वो कहता है क्या स्मोली अभी तक जिंदा है। माजुंची उनसे पूछता है कि मास्टर मो जानजिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त वो मुझे कहां पर मिलेगी, यानी कि इवल बेबी इस वक्त कहां पर चला गया है। तो वो उसे कहती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इस वक्त प्रीमॉर्डियल एनर्जी स्पेस के अंदर चली गई है, जो एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहां पर सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 455 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची यहाँ पर से अपनी मास्टर जैस्मीन को ढूंढने के लिए जाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, गार्ड्स राम के एपिसोड 456 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची को उसकी मास्टर के बारे में पता चलता है कि उसकी मास्टर जो है इवल बेबी बन चुकी है। तो हमारा जुंची अपनी मास्टर से कहता है तो ये तो अच्छी बात है, मैं अपनी मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैंने तुम्हें बताया कि वो प्रीमॉर्डियल एरिया में यानी प्रीमॉर्डियल केओस एरिया में चली गई है, तुम वहां पर कैसे जा पाओगे, तुम वहां पर नहीं जा सकते। तुम्हारा जुंची कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपनी मास्टर को ढूंढना है। तो वो उसे कहती है कि तुम तो वाकई में पागल हो गए हो, अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं रही, अब वो तुम्हारी मास्टर नहीं रही, अब वो एक इवल बेबी बन चुकी है। और जब वो एक इवल बेबी बन गया तो उसका मतलब यह है कि वो अब यहाँ पर तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, और ऊपर से वो डीमंस की टेरिटरी में चली गई है। अगर तुम नॉर्थर्न टेरिटरी में डीमंस के एरिया में जाते हो उस इवल बेबी को ढूंढने के लिए, तो फिर यहाँ पर तुम पूरी की पूरी गार्ड राम के दुश्मन बन जाओगे, सभी लोग तुम्हें अपना दुश्मन मानेंगे। जहाँ पर पहले तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन है, क्या तुम और दुश्मन बनाना चाहते हो? इसी वजह से मेरी ये बात मानो, स्नो राम में यहीं पर रुको, जहाँ तक कि तुम्हारी मास्टर मो बिंगजान और उसके साथ साथ मो फीजू वो दोनों भी यहाँ पर तुम्हें अपनी दुश्मन समझना शुरू कर देंगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तुम्हारा जुंची आगे से खामोश हो जाता है। तो मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाओगे, अगर वो जिंदा भी है तब भी वो यहाँ पर इवल बेबी बन चुकी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसे ढूंढने के लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा जुंची कहता है लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ मास्टर, मैं आपकी बात को समझता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर हमारी उस डिवाइन झील के अंदर जाने के लिए आए थे ताकि तुम वहां पर जाकर किसी गार्डेस से बात कर सको, क्या तुम आइस फिनिक्स गार्डेस से जाकर बात नहीं करना चाहते? अगर तुम्हें जाना है तो अभी जाओ, मैं तुम्हारे लिए उसको ओपन कर देती हूँ। माजुंची कहता है कि मास्टर आप
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी मास्टर को बाद में ढूंढने के लिए जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर उस क्रिम्सन क्रैक से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्रिम्सन क्रैक यहाँ पर अपीयर हुए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है इसी वजह से, क्योंकि मेरी मास्टर अगर इवल बेबी बन गया तो इसका मतलब जैक वो अभी तक जिंदा और उसमें बाद में भी जाकर ढूंढ सकता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर से कहती है ठीक है तुम अभी उस आइस फिनिक्स पॉन्ड के अंदर चले जाओ ताकि जाकर आइस फिनिक्स के साथ बात कर सको। तुम्हारी शुंची वहां पर से अपनी मास्टर को बाय बोलने के बाद सीधा आइस फिनिक्स पॉन्ड के अंदर चला जाता है। वहां पर पानी की गहराई में उसे आइस फिनिक्स गॉडेस मिलती है, जहां पर जाकर वो आइस फिनिक्स गॉडेस से बात करता है। तो गॉडेस उसे कहती है तो फाइनली शुंची तुम वापस आ ही गए। तुम्हारी शुंची कहता है कि हाँ मुझे वापस आना पड़ा। तो वो कहती है क्या वक्त हो गया, मैंने तुमसे कहा था कि जब यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर होंगे तब मुझसे आकर सच्चाई के बारे में जानना, इसका मतलब यह है कि वक्त हो चुका है। तो आइस फिनिक्स उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आज से काफी लाखों साल पहले हुई थी। तो वो उसे बताते हैं कि शुरुआत में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हमारा एंसेस्ट्रल गार्ड जिसने बाकी के सभी गार्ड्स को बनाया था उसके यहाँ पर से डिसिपेट होने के साथ उसने यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल गार्ड सूत्रा बनाया था, जिसको उसने 3 पार्ट में तकसीम किया था। उसके 3 पार्ट से उन तीनों पार्ट्स को उसने यहाँ पर पीछे छोड़ा था। तो उसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट जो था वो डीमन एम्परर जीटियान के पास चला गया, जबकि दूसरा हिस्सा जो था वो डीमन स्लेइंग एम्परर ज़ूटियान के पास था। तो डीमन स्लेइंग एम्परर ज़ूटियान ने अपने पार्ट को यूज किया और उसको कंप्रीहेंड करने के लिए डीमन एम्परर के पास एक संदेशा भिजवाया कि वो उसके पास आए ताकि वो दोनों बुक्स को आपस में मिलाकर उनको ठीक तरह से कंप्रीहेंड कर सकें। तो डीमन एम्परर ने उसकी बात मान ली और जीटियान उससे मिलने के लिए उसके पैलेस में चला आया। लेकिन किसे पता था कि ज़ूटियान के दिल में मैल थी और उसने यहाँ पर अपनी लालच में ये सब कुछ किया था। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड जिसे स्वर्ड ऑफ एंसेस्ट्रल गॉड ऑफ हेवन कहा जाता है, उस स्वर्ड को यूज करते हुए उसने वहां पर डीमन एम्परर जीटियान के ऊपर अटैक कर दिया और साथ ही वहां पर एक पोर्टल ओपन किया जो कि अब यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी कहलाता है। और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद उसने डेविल एम्परर जीटियान को उठाकर वहां पर पटक दिया। डीमन एम्परर जीटियान अपने साथ पूरे 900 डीमन गार्ड्स को लेकर आया था। वो सारे के सारे डीमन गार्ड्स और उसके जितने भी साथी थे सभी लोगों को उस प्राइमल केओस एरिया के अंदर फेंक दिया गया और साथ ही उस क्रैक को वहां पर सील कर दिया गया। तो हमारे शुंची को उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरानी होती है। तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि ये बात वाकई में सच है, डीमन एम्परर के साथ धोखा हुआ था। जीटियान को उसने वहां पर स्कारलेट क्रिम्सन क्रैक्स के अंदर फेंक दिया जहां पर वो प्राइमल केओस के अंदर पिछले कई लाखों साल से सील है। क्या तुम्हें जहां पर इवल बेबी की सच्चाई के बारे में पता है? आज से लाखों करोड़ों साल पहले इवल बेबी को भी यूज किया गया था। इसकी माया ट्रैबुलेशन को यूज करते हुए बचे कुछ जितने भी डीमंस थे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। लेकिन वहां पर से कुछ ऐसे डीमंस थे जो कि इस इवल बेबी के हाथ से भी बच निकले थे। वो सभी लोग अपनी जान बचाकर पिछले कई लाखों साल तक छुपे रहे ताकि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को बिल्ड अप कर सके। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर डीमन स्लेइंग एम्परर यानी कि ज़ूटियान से बहुत ज्यादा नफरत करते रहे। हालांकि उन सभी लोगों को बैन कर दिया गया, उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर भेज दिया गया और वो कभी यहाँ पर गार्ड राम में नहीं आ सकते थे। अगर उनमें से कोई यहाँ पर रूल को तोड़कर यहाँ पर आता तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं ये सारे के सारे उस एम्परर की वजह से हो रहे हैं, यानी डीमन एम्परर और उसके 900 साथी जो उस वक्त उस प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिए गए थे वो सभी लोग अब यहाँ पर उस प्राइमल वॉल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर बदला लेंगे डीमन स्लेइंग गार्ड ज़ूटियान के उन सभी लोगों से। अब जबकि यहाँ पर हमारी दुनिया में ऐसा कोई ट्रू गार्ड बचा ही नहीं है जो कि उस वक्त में हुआ करते थे, कोई ट्रू गार्ड नहीं है। इसी वजह से अगर डीमन गार्ड वाकई में जिंदा है और वो क्रिम्सन क्रैक में जिंदा था और यहाँ पर वापस आ जाता है तो यहाँ पर आने के बाद जो तबाही मचाएगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी शुंची उनसे कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि अगर हमें यहाँ पर प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिया जाता है, अगर हम लोग उस एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो लोग यहाँ पर उन्हें मर जाना चाहिए था, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि ये बात वाकई में सच है कि अगर हम लोग केओस प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिए जाते हैं तो वहां पर डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और बहुत ही डार्क एनर्जीज हैं जो कि वहां पर आपके सर्वाइवल को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिएशन भी वहां पर जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हमारी इस दुनिया में एक डिवाइन ट्रेजर है, एक ऐसा डिवाइन ट्रेजर जो हमें प्राइमल केओस एरिया के अंदर भी जिंदा रखने की क्षमता रखता है। वो इतना पावरफुल है कि वो आपको वहां पर काफी लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। हमारे पास जो हेवनली पॉइजनस बीड है वो 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से एक है। इसी तरह यहाँ पर 7 डिवाइन ट्रेजर में से 6ठे नंबर पर जिसका नाम क्यानकुन थॉर्न है वो एक ब्लेड है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर आउटर केओस में किसी को भी जिंदा रखने की पावर रखता है। तुम्हारे शुंची से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि क्यानकुन ब्लेड जो था वो डीमन एम्परर के पास था, लेकिन जितना मुझे पता है कि वो वाला डिवाइन ट्रेजर यानी क्यानकुन थॉर्न जो था वो एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड के पास था। एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड यानी कि इवल गार्ड की पावर जो हमारे शुंची के पास है, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो पता नहीं मैं यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन से सही इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इवल गार्ड जो था उसने डीमन गार्ड के साथ शादी कर ली थी। इसका मतलब यह है कि डीमन गार्ड लड़की थी। इवल गार्ड ने खुद से ये वाला डिवाइन ट्रेजर था वो अपनी बीवी यानी डीमन एम्परर को दे दिया था। हमारा शुंची उसकी सारी बातें सुनने के बाद बस हैरान ही हो रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर सारी की सच्चाई पता चल रही होती है कि पास में क्या हुआ था। तो इसी के साथ ही फिनिक्स गॉडेस उसे
कहती है क्या तुम्हें पता है कि वहां पर जो क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं उनका कलर क्रिम्सन क्यों है? तो मा जुंची कहता है नहीं। तो उसे कहती है क्योंकि वो कियान कुन थॉर्न जो था यानी वो ब्लेड जो था उसके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी थी वो क्रिम्सन कलर की थी, इसी वजह से वहां पर जो क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं वो क्रिम्सन कलर के हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसलेशन की गलती हो रही है, लेकिन अगली एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर डीमन एम्परर जो है वो लड़की है यहाँ पे लड़का है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि जब यहाँ पर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के रिजेंटमेंट काटने के बाद डीमन एम्परर वहां पर से वापस आएगा या आएगी, तो यहाँ पर आने के बाद वो एक तबाही मचा देगी और यहाँ पर आने के बाद वो उस एम्परर यानी कि एम्परर जू टियान के जितने भी वंशज हैं उन सभी लोगों से इस बात का बदला लेने वाली है, उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया था। तो मा जुंची उसे कहता है कि मुझे सारी की सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने एक बार कहा था कि मैं वो इकलौती उम्मीद की किरण हूं जो कि यहाँ पर इस सब को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? मा जुंची उसे कहता है कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इवल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर है तो मैं उन इनहेरिटेंस की पावर को यूज करते हुए डीमन एम्परर को रोकने की कोशिश करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन पावर्स के सहारे उसे कन्विंस कर पाऊंगा? इस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि जहां पर इस दुनिया के अंदर जितने पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे अपनी पावर्स को भी मिला लें तभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पावर ऐसी है जो कि यहाँ पर डीमन एम्परर को पिघला सकती है, उसे शांत कर सकती है, और वो प्यार की पावर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवल गार्ड ने यहाँ पर से अपनी सारी की सारी निशानियों को मिटाने की बजाय अपने खून का एक कतरा पीछे क्यों छोड़ दिया ताकि किसी को यहाँ पर उसकी इनहेरिटेंस की पावर मिल सके? मुझे लगता है कि उसका मकसद भी यही था ताकि वो यहाँ पर अंत के ऊपर डीमन एम्परर से दोबारा मिल सके, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं बल्कि तुम्हारे पास यहाँ पर उसकी विल की पावर है और तुम्हें यहाँ पर उसकी विल को पूरा करना होगा। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक तुम ही हो जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड शैटरिंग डिजास्टर को रोक सकते हो। तुम्हारा जुंची से कहता है लेकिन ये तो हजारों लाखों साल की जो नफरत है मैं उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से कैसे शांत कर सकता हूँ? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि मैं असली का इवल गार्ड तो नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इवल गार्ड के इनहेरिटेंस की पावर है। सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस की पावर के साथ क्या मैं उसे इस बात के लिए कन्विंस कर पाऊंगा कि वो इस दुनिया को तबाह ना करे? ऊपर से वो कोई इंसान नहीं है जो कि यहाँ पर प्यार की भाषा को समझेगी, वो एक डीमन है, एक बहुत ही क्रूल डीमन, क्योंकि डीमंस हमेशा अपनी नेचर से ही बहुत ज्यादा क्रूल और जालिम होते हैं। तो फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि यहाँ पर डीमंस के बारे में हमेशा से एक बात गलत समझी जाती रही है। डीमंस भी हमारी तरह ही एक रेस है, जैसे गार्ड्स हैं, जैसे इंसान है, वैसे ही डीमंस हैं। डीमंस भी अपने लोगों में बहुत ज्यादा प्यार वाले होते हैं। सभी लोग यही समझते हैं कि डीमंस बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री में कहीं पर किसी जगह पर लिखा हुआ है कि डीमन एम्परर बहुत ज्यादा जालिम थे या फिर उसने किसी को खाया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं। आती है फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि जो पावर तुम्हारे पास है, जिस गार्ड की पावर तुम्हारे पास है, जरा उसके बारे में सोच कर देखो। उसका काम क्या था? उसने यहाँ पर चीजों को क्रिएट किया, उसके पास जस्टिस है, वो लोगों के साथ इंसाफ करता था और एक बहुत ही ईमानदार गार्ड था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी ऐसे डीमन के प्यार में पड़ सकता है? इतना ज्यादा ईमानदार इंसान किसी डीमन के प्यार में क्यों पड़ेगा जब तक कि वो डीमन अच्छा ना हो? तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक इनहेरिटर हूँ, मैं कोई असली का इवल गार्ड नहीं हूँ। तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रही हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस बात से डर रहे हो कि मैं कोई असली का इवल गार्ड नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ इनहेरिटेंस की पावर है, क्योंकि वो असली के इवल गार्ड से प्यार करती थी, ना कि उसके इनहेरिटर से भी प्यार करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इवल गार्ड की पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी कुछ है, और कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी मदद करेगा, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर इवल गॉडेस का मुकाबला कर पाओगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 456 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड यानी गॉड्स राम के एपिसोड 457 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया शुंची को कुछ नई बातें पता चलती है कि जो इस वक्त उस क्रिम्सन क्रैक के पीछे है वो डीमन क्वीन है, यानी डीमन एम्परर है, जो कि जहां पर आना चाहती है और आकर अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि जहां पर एक एम्परर हुआ करता था, एम्परर टियान जी, जिसने उसे यहाँ पर से बैनिश कर दिया था, उसे वहां पर उस क्रिम्सन क्रैक के अंदर फेंक दिया था, क्योंकि शुंची के पास इवल गार्ड की पावर है और इवल गार्ड जो था वो उस एम्परर का यानी उस एम्परर क्वीन का हस्बैंड था, इसी वजह से वो यहाँ पर उसको कर सकता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में माया जुंची उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं इवल गार्ड नहीं हूँ, मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डीमन क्वीन के गुस्से को शांत कर सकता हूँ? तो ये बात सुनने के बाद आइस फिनिक्स उसे कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे कंसर्न्स को समझती हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उसको शांत नहीं कर पाओगे, और शिपान वाकई में सच भी है कि अकेले तुम यहाँ पर उसकी इनहेरिटेंस की पावर के साथ से शांत नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक और बड़ी हेल्प मौजूद है। तो माया जुंची उसे कहता है कि अब यहाँ
यहाँ पर तुम किस बड़ी हेल्प की बात कर रही हो कि मेरे पास यहाँ पर एक और हेल्प है। अब मेरे पास यहाँ पर और कौन सी हेल्प आ गई? एक तो मेरे पास इवल गार्ड की पावर है, तो उसी के साथ ही वाइस फिनिक्स उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो बहुत बड़ी हेल्प है और यहाँ पर उसकी वजह से भी यहाँ पर उसका गुस्सा शांत हो सकता है। इसी के साथ ही वाइस फिनिक्स उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बहुत ही बड़े राज की बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि इवल गार्ड जो था उसे डीमन एम्परर क्वीन के साथ प्यार हो गया था। जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था तो प्यार की निशानी भी एक पैदा हुई, यानी कि उन दोनों की एक बेटी भी थी। जब उन दोनों की एक बेटी पैदा हुई तो इस बात से एम्परर टियानजी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि वो एक राइटियस एम्परर था। इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर एलिमेंटल गार्ड और दूसरी तरफ से डीमन क्वीन दोनों का आपस में एक बच्चा हो जाए। इसी वजह से ये सारी की सारी फाइट हुई थी। तो मा जुनची उसकी बात सुनने के बाद हैरान तो होता है, फिर साथ से कहता है लेकिन तुमने कहा कि यहाँ पर मुझे सबसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, उन दोनों की बेटी के पैदा होने से मुझे क्या हेल्प मिलेगी? तो आइस फिनिक्स क्वीन से कहते हैं कि जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो फिर तुम्हें समझ आएगी ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर उसकी बेटी की बात कर रही हूँ कि उन दोनों की जो बेटी थी वो यहाँ पर पिछले कई मिलियन साल से अभी तक जिंदा है और जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यानी कि तुम उससे मिल भी चुके हो। जुनची और भी ज्यादा हैरान होता और कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर ऐसे किसी बुड्ढी मॉन्स्टर को नहीं जानता। अगर वाकई में यहाँ पर उन दोनों की बेटी अभी तक जिंदा है तो फिर मुझे यहाँ पर उसके बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन मैं किसी भी इतनी ओल्ड वाले किसी भी ओल्ड लड़की को नहीं जानता जो कि इस वक्त मुझे याद हो। तो आइस फिनिक्स क्वीन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जैसे एक ओल्ड मॉन्स्टर कहने की गलती कर रहे हो, वो ओल्ड मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल भी ओल्ड दिखाई नहीं देती, वो तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती है। तो माँ जुनची जो होता है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा बहुत हिंट तो मिल रहा होता है, लेकिन माँ जुनची इस बात में श्योर नहीं होता। उसी के साथ ही आइस फिनिक्स क्वीन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात बताती हूँ कि यार वहां पर हुआ क्या था। जब लास्ट सीन के पर फाइट हो रही थी, एम्परर मोए जो था वो यहाँ पर इवल गार्ड के साथ फाइट कर रहा था। उस फाइटिंग के दौरान उस एम्परर मोए ने हमारे इवल गार्ड को हरा दिया। इवल गार्ड के हारने के साथ वो जहाँ पर नहीं चाहता था कि एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन जो है, यानी हाफ गार्ड और हाफ डीमन जो है वो चाइल्ड वहां पर दुनिया में रहे। इसी वजह से एम्परर मोए ने इवल गार्ड को हराने के बाद उसे एक ऑप्शन दिया कि तुम्हें अपनी बेटी को 2 हिस्सों में काटना होगा, यानी कि इसका इवल पार्ट अलग कर दो और इसका जो गॉड हेड वाला पार्ट है उसे यहाँ पर इस दुनिया में रहने की इजाजत है। इवल गार्ड क्योंकि अपनी बीवी को पहले से खो चुका था, वो क्रिम्सन क्रैक के अंदर गिर चुकी थी और उसके बाद अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। इसी वजह से उसने यहाँ पर फैसला किया कि वो अपनी बेटी को 2 हिस्सों में काट देगा और उसके बाद इवल गार्ड ने अपनी बेटी का इवल पार्ट अलग कर दिया और दूसरी साइड से गार्ड पार्ट जो था उसको अलग किया। तो उसे कहा गया कि इवल पार्ट को, यानी कि जो डिमोनिक पार्ट था उस वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो एम्परर मोए को लगा कि उसने वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी के साथ ही रिमेनिंग पार्ट जो था, यानी उसका जो गार्ड वाला पार्ट था, जो अच्छा पार्ट था, राइटियस पार्ट था, उस पार्ट को उसने यहाँ पर यूज किया ताकि वो यहाँ पर से दोबारा से रीबॉर्न करवा सके। इवल गार्ड ने अपनी बेटी का वो टुकड़ा जो कि अच्छा टुकड़ा था उसे यहाँ पर एक सेक्टर के हेड के पास जाकर जोड़ दिया, उसे जाकर दिया ताकि वो उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करे जहां पर उसकी बेटी बड़ी हो सकती थी। और वो सेक्टर जो था वो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर था। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर का पैट्रियार्च और उसकी बीवी जो थे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए जब उन्हें यहाँ पर एक बेटी मिल गई थी। अपनी बेटी को स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के हवाले करने के बाद इवल गार्ड, जिसका ओरिजिनल नाम जो था वो एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड था, उसने अपने नाम को चेंज करके इवल गार्ड रख लिया और उसी के साथ ही खुद ही वो अंधेरे में गायब हो गया। मां शुनची उसे कहता है कि अच्छा मुझे यहाँ पर इवल गार्ड के नाम की तो समझ आ गई, क्या है एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड को इवल गार्ड क्यों कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि उसकी बेटी कहाँ पर, अगर वो जिंदा है तो फिर ये बताओ कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। तो आइस फिनिक्स गार्डियस उसे कहती है कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुमने सुना है कि स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर जो कि अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफी 1000 साल पहले उस सेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन उस सेक्टर के लोगों के पास एक बहुत ही बड़ी बोट थी, एक ऐसी आर्क जो कि हवा में उड़ सकती थी, यानी कि जो कि स्पेस के क्रैक्स के अंदर अपने आप को छुपाकर बड़ी तेजी के साथ उड़ सकती थी। जुनची को ये बात सुनते याद आता है कि वो तो यहाँ पर इस तरह की आर्क को पहले भी देख चुका है। तो मां जुनची कहता है कि ये क्या, जब मैं क्रिम्सन क्रैक्स के अंदर खो गया था तो वहां पर मुझे एक आर्क मिली थी। उस बोट के ऊपर उसका सामना एक अजीब से बुड्ढे मास्टर के साथ हुआ था जो कि अजीब अजीब बहकी बातें कर रहा था और इसी के साथ ही वहां पर कह रहा था कि उनके पास उनकी जो यंग मिस है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन, और उस पॉइजन को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें पॉइजनस पर्ल की जरूरत है। स्काई पॉइजनस पर्ल की मदद से उस पॉइजन को निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद से उनकी जो यंग मिस थी वो मुझे फॉलो करने लगी और मेरी तलवार बनकर मेरे साथ रहने लगी। हमारी आइस फिनिक्स गार्डियस उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वही लड़की, यानी कि वो लड़की जो कि इस वक्त तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारे साथ है, वही लड़की जो है वो उस इवल गार्ड और डीमन एम्परर उन दोनों की बेटी है। शुनची कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उन दोनों की बेटी कैसे हो सकती है, मेरी होंगियर यहाँ पर उनकी बेटी कैसे हो सकती है। तो उसे कहते हैं कि तुमने उसे होंगियर का नाम दिया जी, तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा नाम है। तो जुनची अपने बाजू की तरफ देखता है तो वहां पर स्वॉर्ड का निशान होता है, क्योंकि वो होंगियर जो है वो भी उसके पास ही होती है, लेकिन वो भी यहाँ पर स्लीपिंग मोड में होती है। तो वहां जुनची कहता है कि इसका मतलब यह है कि होंगियर उसकी राइटियसनेस वाली सोल का हिस्सा है। इसके साथ ही आइस फिनिक्स गार्डियस उसे कहती है कि जब वो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर में थी तो वहां के लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, सभी लोग उस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बच्ची थी। हालांकि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, इसके बावजूद सभी लोगों किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं था।
और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डीमंस अपना बदला लेने के लिए वापस आए। तो जब गार्ड स्लेइंग डीमन एम्परर मर गया तो गार्ड स्लेइंग डीमन एम्परर के मरने के बाद डीमंस के पास अब यहाँ पर मौका था अपना बदला लेने का, और उन्होंने यहाँ पर जितने भी गार्ड्स राम से सभी के ऊपर अटैक किया। उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी उनके डीमन क्वीन की बेटी यहीं पर गार्ड स्वर्ड सेक्टर में ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर गार्ड स्वर्ड सेक्टर के ऊपर सबसे पहले अटैक किया और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो थे वो दोनों ही मारे गए। यानी इस प्रोसेस के दौरान डीमंस ने यहाँ पर उसके पेरेंट्स को मार दिया। हमारी जो होंगियर थी उसको वहां पर उन्होंने अपनी उस बोट के अंदर बिठा दिया, उस बोट के अंदर उन्हें वहां पर उसको इटरनल स्लीप में भेज दिया, क्योंकि डीमंस ने वहां पर एक पॉइजन को यूज किया था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली यानी उनका पूरे का पूरा गार्ड स्वर्ड सेक्टर जो था वो तो पेरिश हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर होंगियर को बचा लिया और उसे हमेशा के लिए सुलाकर उस शिप के अंदर छोड़ दिया ताकि वो जहां पर स्पेस क्रैक्स के अंदर उस शिप के अंदर महफूज रहे। उसके बाद तुम वहां पर गए और तुमने जाकर होंगियर को वहां पर से जगाया और उसे अपनी तलवार बना लिया। इन बातों से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि मैं उनकी बेटी को जानता हूं, उसी के साथ आइस फिनिक्स गार्ड से कह दिया कि तुम उनकी सिर्फ एक बेटी को नहीं बल्कि दूसरी को भी जानते हो। तो जुनची इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब तुम ये क्या बात कर रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ, तुम उनकी दूसरी बेटी को भी जानते हो। तो जुनची कहता है तुमने तो कहा उनकी एक ही बेटी थी। तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें ये भी तो कहा कि जब वहां पर उसे ऑप्शन मिला था कि अपनी बेटी को 2 टुकड़ों में काटो तो उसने वहां पर उसकी इवल सोल को अलग कर दिया था और उसकी राइटियसनेस को अलग कर दिया था। उसकी राइटियसनेस की कहानी तो मैंने तुम्हें सुना दी और उसका इवल पार्ट जो था वो उस बेटी का अपने इवल पार्ट को भी यहाँ पर से छोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का जो इवल पार्ट है वो खत्म हो जाए। इसी वजह से उसने अपनी बेटी के इवल पार्ट को ब्लू प्लैनेट के ऊपर एक खाई के अंदर जाकर छुपा दिया जहां पर वो अभी तक जिंदा है, और उसने वहां पर अपनी लोनलीनेस में बहुत सारे डीमंस को भी छोड़ा ताकि वो डार्कनेस की वजह से हमेशा वहां पर कवर रहे और उसकी प्रेजेंस वहां पर छुपी रहे। सभी को यही लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस रहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस वक्त इवल गार्ड और डीमन एम्परर दोनों की दूसरी बेटी जो है यानी जिसका इवल पार्ट जो है वो वहां पर मौजूद है। सुनची कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यूएर भी उनकी बेटी का ही एक हिस्सा है। तो ये बात सुनने के बाद इवल गार्ड से कहती है कि तुमने उसको भी यहाँ पर नाम दे दिया। हाँ, यूएर भी उसी का ही एक हिस्सा है। तुम्हारे पास यहाँ पर उसकी बेटी के दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि उसका राइटियस और इवल पार्ट दोनों इस वक्त तुम उन दोनों को जानते हो। मैं सुनची कहता है कि अब मुझे फाइनली यहाँ पर समझ आ रही है कि मुझे डार्क सीड की पावर वहां पर उस लड़के यूएर के पास से क्यों मिली थी। मुझे लगता है कि इवल गार्ड ने जानबूझकर ये सारे के सारे टुकड़े यहाँ पर छोड़े थे ताकि उसका जो इनहेरिटर होगा यानी जिसके पास इवल गार्ड की पावर्स आएंगी उसके पास यहाँ पर एक मौका हो इन दोनों बच्चों को दोबारा से आपस में मिलाने का, और साथ ही यहाँ पर डीमन एम्परर कभी यहाँ पर दुनिया के ऊपर तबाही मचाने के लिए अपना बदला लेने के लिए बाहर आती है तो मैं यहाँ पर उसे शांत कर सकूं। जहाँ पर हमारी एपिसोड 457 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 458 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो आइस फिनिक्स गॉडेस होती है वो हमारे जुनची को सब कुछ बताती है। उसे यहाँ पर क्वीन के बारे में बताती है कि डीमन क्वीन और इवल गार्ड के दरमियान में जो रिलेशन था उसके साथ एक बच्ची पैदा हुई थी और उस बच्ची के 2 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा हांगियर है जो कि तुम्हारी तलवार है और दूसरा टुकड़ा जो है वो सबिस के अंदर है, यानी कि दोनों टुकड़ों को हमारा जुनची अच्छी तरह से जानता है। तो इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि वो जो दूसरा टुकड़ा जो अबिस के अंदर है जो इवल पार्ट है वो क्वीन को महसूस हो सकता है, यानी कि वो क्वीन तक तुम्हें पहुंचा सकता है। फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि वो लड़की यूएर जो है वो डीमन क्वीन की डेस्टिनी है, जबकि वो लड़की होंगियर जो थी वो तुम्हारी डेस्टिनी थी क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस दी है। शुनची कहता है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो दोनों लड़कियां जहाँ पर इवल गार्ड की और डीमन क्वीन की बेटियां हैं, और अब यहाँ पर वो दोनों मुझसे यानी कि दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और दोनों की यहाँ पर मदद भी ली जा सकती है। फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं किसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा था कि तुम ही यहाँ पर आखिरी उम्मीद हो, तुम डीमन क्वीन को शांत कर सकते हो। हमारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर पाएगा। जब क्रिम्सन क्रैक जो है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, डीमन क्वीन अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर से निकलेगी तो तुम्हें वहां पर उसके सामने जाना होगा और उसे जाकर फेस करना होगा, इंसानियत की उम्मीद बनना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस पूरी दुनिया को बचाना है। मां शुनची से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों की समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर मुझे क्या कहना चाहती हो। हाँ, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर पूरी इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी किस्मत है बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ पर इंसानियत को बचाना चाहता हूँ। तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कहा, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे एक और बात कही थी कि मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि सही वक्त है तुम्हें यहाँ पर वो सीक्रेट बता दिया जाए। तो जुनची कहता है क्या मेरी मास्टर के बारे में। तो वो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारे मास्टर के बारे में। मैंने तुम्हें बताया था कि इस दुनिया में इस वक्त जितने भी असली के गार्ड्स हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं, असली गार्ड्स मर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी सोल्स जहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची है। मेरे मरने से पहले काफी अर्सा पहले मेरे पास अपनी बची कुछ जितनी
गार्ड्स की पावर थी, यानी आइस फिनिक्स गार्ड्स की जितनी पावर थी वो सारी की सारी मैंने तुम्हारी मास्टर की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी। शुंची कहता है क्या यही वजह है कि मेरी मास्टर जो है इस वक्त गार्ड राम के 10th लेवल तक पहुंच चुकी हैं? क्या यही वजह है कि उनके पास गार्ड्स की पावर है, इसी वजह से वो इस लेवल तक पहुंच पाई हैं? तो आइस फिनिक्स गार्ड्स से कहते हैं कि हाँ, एक वजह तो यही है कि वो यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच पाई, लेकिन उसके यहाँ पर तेजी के साथ 10th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेने की वजह तुम हो। तुम्हारा शुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आइस फिनिक्स गार्ड्स से कहते हैं क्योंकि उसके पास मेरी गार्ड की पावर है और उन गार्ड की पावर्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने में उसे हजारों साल लगेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद उसकी पावर्स जो है वो तेजी के साथ बढ़ी और बहुत ही जल्दी वो 10th लेवल पर पहुंच गई। शुंची उसकी बात सुनने के बाद वहां पर शर्मिंदा हो जाता और कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो आइस फिनिक्स गार्ड्स से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे सब के बारे में पता नहीं होगा। आइस फिनिक्स गार्ड्स से कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्योर्स पावर है, कम से कम तुम्हारे पास 3 अलग अलग गार्ड्स की पावर्स हैं और उन्हीं पावर्स की वजह से तुम यहाँ पर उसे ये पावर्स दे पाए हो कि वो अपनी पावर्स को तेजी के साथ इंक्रीज कर सके। इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गार्ड्स से कहते हैं कि तुम्हारी मास्टर के रिलेटेड एक और भी सीक्रेट है जो कि नादरन टेरिटरी के रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जानने का सही वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। तो शुंची कहता है नादरन टेरिटरी वो तो डीमंस की टेरिटरी है, उसके रिलेटेड मास्टर के यहाँ पर कोई सीक्रेट कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहा ना कि भी सही वक्त नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बताने का, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस डीमन क्रैक के ओपन होने के बाद, डीमन क्वीन के निकल आने के बाद, अगर तुम जाकर वहां पर उसे फेस करते हो और जिंदा वापस आ जाते हो तो मैं तुम्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी, तुम्हारी मास्टर के सीक्रेट के बारे में बता दूंगी। अब जाओ, जाकर तैयारी करो। इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा शुंची कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जाकर इस काम को पूरा करूंगा। और इसी के साथ हमारा शुंची वहां से बाहर निकल आता है। तो जब हमारा शुंची जहाँ पर वहां पर से बाहर निकलता है तो वहां पर लिंगर खड़ी होती है। तो उसे कहता है कि लिंगर मुझे बताओ कि होंगियर कहाँ पर है? लिंगर उसे बताती है कि होंगियर ने आपकी स्टोरेज के अंदर बहुत सारी पड़ी हुई मेटल की तलवारों को खा लिया और खाने के बाद वो बड़े आराम से वहां पर सो रही है, आपकी हीवनली पॉइजनस पर्ल के अंदर बड़े आराम से सो रही है। तुम्हारा शुंची कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, उसे सोने दो, हालांकि उसने मेरा काफी सारा नुकसान किया है, वो मेरी बहुत सारी तलवारें खा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एंड के ऊपर पूरी इंसानियत को बचाने के लिए काम आएगी। और इसी के साथ ही शुंची कहता है कि आइस फिनिक्स गार्डियंस ने जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद यहाँ पर वो क्रिम्सन क्रैक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और डीमन क्वीन वहां पर से निकलेगी और मुझे 1 महीने के बाद डीमन क्वीन को फेस करने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। तो लिंगर उसे कहते हैं तो मास्टर जब वो क्रैक ओपन होगा, डीमन क्वीन आएगी तो फिर क्या होगा? तुम्हारा शुंची कहता है कुछ ना कुछ वहां पर सोच लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा शुंची जो होता है उसकी नजर वहां पर सामने पड़ती है, उसके सामने वहां पर एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा होता है जो चमक रहा होता है। तो शुंची कहता है कि वो क्या है? तो लिंगर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लगता है कि आपकी मास्टर ने यहाँ पर जब बनाया होगा, मास्टर मो जानजी ने यहाँ पर इस फिगर को बनाया है। और इसी के साथ ही वो लोग उस आइस के टुकड़े के पास चले जाते हैं। जब वो जाकर उसे गौर से देखते हैं, उसके करीब पहुंचकर उसे देखते हैं तो उसके अंदर स्टार गार्ड होते हैं। तो स्टार गार्ड राम यानी मोली के फादर जो होते हैं, स्टार गार्ड वहां पर उसके अंदर ट्रैप्ड होते हैं। तो शुंची कहता है ये तो बुड्ढा खूसट जिंग है, इसे यहाँ पर किसने ट्रैप किया होगा? लगता है कि मास्टर ने इसको यहाँ पर ट्रैप किया है। तो मास्टर जिंग भी वहां पर उसे देखने के बाद कहता है कि शुंची ये कैसे हो सकता है? शुंची तुम मर चुके हो क्या? ये शुंची तुम्हारा भूत है, यानी कि शुंची का भूत यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। तो मास्टर शुंची उसे कहता है कि नहीं बुड्ढे खूसट कहेंगे, मैं शुंची का भूत नहीं हूँ बल्कि मैं असली हूँ। तो मास्टर सिंह उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए तो प्लीज जल्दी से मुझे मार डालो, मैं यहाँ पर इस आइस के टुकड़े के अंदर और ज्यादा ट्रैप नहीं रह सकता, मुझे अभी यहाँ पर मार डालो। तुम्हारा शुंची कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि मैं वाकई में जिंदा हूँ। तुम्हारा शुंची वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि मेरी मास्टर ने जानबूझकर इसको यहाँ पर इस आइस के टुकड़े के अंदर हमेशा के लिए इंप्रिजन कर दिया ताकि वो यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप रहे और इसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाए। तुम्हारा शुंची कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फाइनली यहाँ पर इसलिए रखा गया होगा ताकि मैं यहाँ पर आकर तुमसे बदला ले सकूं। अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो फिर मैं खुद तुमसे अपना बदला लूंगा। इसी के साथ ही शुंची जो था आगे बढ़ता है, जाकर उसकी आइस क्रिस्टल के ऊपर एक किक मारता है। जब वो आइस क्रिस्टल को किक मारता है तो वो आइस क्रिस्टल टूट जाता है और मास्टर सिंह वहां पर अंदर से बाहर गिरते हैं। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि ये मैं असली हूँ, यानी कि मैं मरा नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जलते हुए खुद वहां पर देखा था, तुम वहां पर मर गए थे। तुम्हारा शुंची कहता है कि हाँ मैं मर गया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे जैसा एक पिग यहाँ पर अभी तक जिंदा रह सकता है, इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो मैं शुंची यहाँ पर जिंदा क्यों नहीं रह सकता? तो स्टार गार्ड उसके पांव पकड़ लेते हैं और रोते हुए से कहता है कि मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया था उस सबका बदला चाहिए कि मुझे मार डालो। तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि बस यहाँ पर तुम्हें इसी तरह मार डालेंगे? और वो उसे किक मारकर पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते, तुम्हें बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह से जीना होगा। और इसी के साथ ही शुंची उसे कहता है लगता है कि यही वो तुम्हारा अंत है जो कि तुम डिजर्व करते हो। इसके साथ स्टार गार्ड फिर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो मेरे पास से स्टार गार्ड डिस्क ले लो, वो तुम अपने पास रख लो। तुम्हारा शुंची
जुंची कहता है कि वो स्टार गार्ड डिस्क उसके क्या है, वो क्या चीज है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है कि वो एक एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर है। जैसे कि एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर 7 एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर्स हैं, तुमने उनके बारे में सुना होगा, वो भी उनमें से एक है। वो एक बहुत ही खास चीज है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो, प्लीज उसे मेरे पास से ले लो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 458 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये स्टार डिस्क है क्या। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड्स राम के एपिसोड 459 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जुंची होता है वो जैसे वहां पर केव के लेक के अंदर से बाहर निकलता है तो स्टार गार्ड अपने पास उसे कहता है कि मेरे पास स्टार गार्ड डिस्क है, तो तुम उस स्टार गार्ड डिस्क को अपने पास रख लो। तो वहां जुंची काफी ज्यादा हैरान होता है और उसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ हमारे पास स्टार गार्ड डिस्क है, वो एक एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर है, क्या तुम उसको अपने पास रख सकते हो। तुम जाकर उसे मेरी बेटी काइजी को दे सकते हो, तुम और तुम्हारी बीवी काइजी तुम दोनों उसको अपने पास रख सकते हो। इस तरह ये होगा कि हमारी स्टार गार्ड की लेगेसी खत्म होगी, हमारा स्टार गार्ड राम दोबारा से यहाँ पर दोबारा से बन सकता है। जुंची उसे कहता है कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, तुमने यहाँ पर स्टार गार्ड लेगेसी को जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी काइजी को यहाँ पर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश की और अब यहाँ पर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर ये घटिया चीज फिर से अपनी बेटी को देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर फिर से जाकर तुम्हारी बेटी को ये दूं, लेकिन स्टार गार्ड उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरी बात समझो, मैंने यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मैंने अपनी बेटियों को हर्ट किया, अपनी बीवी को हर्ट किया, लेकिन प्लीज अब मैं यहाँ पर अपनी स्टार गार्ड राम को बचाना चाहता हूँ। मेरी यहाँ पर स्टार गार्ड डिस्क तुम्हें देने की वजह से और काइजी को देने की वजह से स्टार गार्ड राम बच सकती है। इसी के साथ ही वहीं पर क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर होता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारी लिंकियर कहती है कि मास्टर देखो जरा, स्टार गार्ड राम का मास्टर जो पहले कभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर गार्ड हुआ करता था आज यहाँ पर कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। तुम्हारा शुंची जो होता है उसके पास से वो रिस्क ले लेता है और साथ ही वहां पर उसे किक मारता है और उसे किक मारकर पीछे फेंक देता है, वापिस उसे उसी आइस केज के अंदर ट्रैप कर देता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, तुम्हारे लिए यही सजा ठीक रहेगी और साथ ही स्टार गार्ड डिस्क भी उसके पास से ले लेता है। तो लिंकियर उसे कहते हैं कि मास्टर आप क्या करने वाले हैं, क्या आप इस स्टार गार्ड प्लेट को जाकर उस लड़की काइजी को देने वाले हैं। तुम्हारा शुंची कहता है काइजी अभी बहुत ज्यादा छोटी है और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए उसे ये देना ठीक रहेगा, फिलहाल के लिए मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। और इसी के साथ ही शुंची कहता है मुझे अपनी मास्टर से मिलने के लिए जाना है और वहां पर से सीधा वो अपनी मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि बताओ क्या रहा, क्या सब कुछ ठीक रहा। तुम्हारा शुंची से कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक रहा, मुझे जवाब मिल गए जो मुझे चाहिए थे, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वहां पर क्रिम्सन क्रैक के पीछे से जो निकलने वाला है वो पिछले कई मिलियन सालों का गुस्सा है जो कि वहां पर डीमन क्वीन ने अपने अंदर बचा कर रखा हुआ है और वो उसे को यहाँ पर रिलीज करने वाली है। और इस बात उसकी मास्टर काफी हैरान होती है और कहते हैं कि मुझे डिटेल बताओ। तो शुंची से सारी डिटेल बताता है कि आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था, डीमन क्वीन और इवल गार्ड के दरमियान में प्यार हो गया था जिसकी वजह से राइडियस एम्परर मोई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसने वहां पर से डीमन क्वीन को प्राइमल क्योस के अंदर फेंक दिया उसके 900 आर्मी जनरल्स के साथ, उसके 900 डीमंस के साथ और वो उस क्रिम्सन क्रैक के अंदर से बाहर निकलने वाली और वहां पर से अपनी 900 लोगों की आर्मी को लेकर वहां से निकलेगी और पूरी दुनिया के ऊपर तबाही मचा देगी। लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ, आपका डिसाइपल यहाँ पर उसे रोक सकता है। अब इस पूरी दुनिया, इस पूरी गार्ड राम और सोंग्स नो राम और मास्टर आप सभी लोगों का भविष्य मेरे पर डिपेंड करता है क्योंकि हमारी जो आइस फिनिक्स गार्डेस थी उसने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसके गुस्से को शांत कर सकता हूँ। तो उसकी मास्टर से कहती है लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे। तुम्हारा झुंची कहता है कि मेरे पास एक तरीका है और वो भी तरीका मुझे उसी ने बताया है और मैं उसी तरीके को यूज करूंगा। लेकिन इससे पहले हमें जहाँ पर इटर्नल ह्यूमन राम में जाना होगा जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बाकी के सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तो वो उसे कहती है लेकिन वो सभी लोग इतनी आसानी से तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद वहां पर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ वहां पर लेकर चलती हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से स्काई इंटरनल राम की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि मास्टर जूटियान ने उसे इन्वाइट किया था कि तुम उस मीटिंग में आ सकते हो। तो वो दोनों शिप के ऊपर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही माजुंजी उसे कहता है कि मास्टर मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर ये खबर किसने फैलाई है कि मेरे पास इवल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। तो उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें क्या याद आ रहा है, यहाँ पर तो किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पास इवल गार्ड की पावर है। तुम्हारा शुंची कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं स्टार गार्ड राम में गया था अपनी मास्टर मोली को बचाने के लिए, तो वहां पर जाने के बाद जब मैंने वहां पर अटैक करने स्टार्ट किए तो उसी वक्त वहां पर एक मास्टर था, यानी स्टार गार्ड राम मास्टर के साथ एक मास्टर था। उस मास्टर ने मुझे पहचान लिया और कहा कि इस लड़के के पास इवल गार्ड की पावर्स हैं और मेरी इवल गार्ड की पावर्स को लेने के लिए उन लोगों ने मुझे वहां पर जिंदा रखने की कोशिश की या फिर मेरी बॉडी के अंदर से इवल गार्ड की पावर्स को निकाला जा सके। आखिर उन लोगों को इस बारे में पता तो चला होगा, क्या उन लोगों ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों को तो ये नहीं बता दिया कि मेरे पास इवल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर है। तो उसकी मास्टर से कहते हैं कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि उनकी स्टार गार्ड राम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वो लोग ये राज किसी के सामने लाएं कि उनके स्टार गार्ड राम के मास्टर ने यहाँ पर अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की। और तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप था ये भी वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे कि तुम यहाँ पर उसकी बेटी यानी स्टार किलिंग गार्ड के साथ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था। इसी वजह
से उन लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने बताया कि इवल बेबी वहां पर से निकला था और उनकी बेटी स्टार किलिंग गार्ड जो थी इवल बेबी में चेंज हो गई। इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं, ऐसी रूमर्स तो यहाँ पर नहीं फैली। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं कि चलो छोड़ो इन बातों को, हम लोग बहुत ही जल्दी इटर्नल स्काईराम में पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वहां पर जाने के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ भी नहीं करोगे और कुछ भी नहीं कहोगे, चुपचाप मेरे साथ ही चलना और मुझे फॉलो करते रहना, जहां पर मैं कहूंगी वहीं पर आओगे। तुम्हारा जो जुंची होता है उसे कहता है जी मास्टर जी, जैसा आप कहती है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ इनकी शिप जो होती है वहां पर इटर्नल स्काईराम में लैंड करती है और वहां पर लैंड करने के बाद उसकी मास्टर होती है उसे कहते हैं कि चलो आप नीचे आ जाओ और वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जुंची कहता है कि पिछली बार कंपटीशन के लिए मैं इसी जगह पर आया था, यानी कि कंपटीशन जो हुआ था लास्ट टाइम वो भी यहीं पर हुआ था। तो इसी के साथ ही वहां पर मैं जुंची को पीछे से आवाज आती है तो यंग मास्टर वो वहां पर आता है और उसे कहता है देखो तो देखो कौन आया है। पिछली बार की जानजन कॉन्फ्रेंस का जो फर्स्ट नंबर का विनर था वो यहाँ पर आया है, तुम्हें देखकर ही मैंने पहचान लिया कि जुंची यहाँ पर आया है। जुंची पीछे की तरफ घूमता और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि देखो तो यहाँ पर शैनवू राम का मास्टर वू आया है और देखो तुम भी यहाँ पर वापस आए और तुम काफी ज्यादा अच्छे भले लग रहे हो और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो गए हो। ब्रदर वू जो होता है हमारे जुंची का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि हमारे जुंची ने पिछली बार की जो कंपटीशन था उसमें फर्स्ट पोजीशन जीती थी, लेकिन इसके बावजूद इसे वहां पर इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर जाने का मौका नहीं मिला था, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग जो है वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और वो अपनी गार्ड राम में कितने ही आगे लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो वो जुंची से कहता है बड़ी अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर अभी तक उसी लेवल पर हो जिस लेवल पर तुम आज से कुछ साल पहले तक थे। जुंची उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है और तुम तो वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुके हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो चुके हो और मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं तुमसे ज्यादा कमजोर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों की तारीफ की जाती है। आज तो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मुझे यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया भी गया है, यानी कि मुझे खुद इन्वाइट किया गया है इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तुम्हारा जुंची कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है और इसी के साथ ही ब्रदर वो जो होता है अपनी पावर शो करवा कर उसे दिखाता है और कहता है क्या तुमने देखा यहाँ पर मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होते तो मैंने यहाँ पर इस पावर के साथ तुम्हारा सर उड़ा दिया होता, यानी कि मैं इतना स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि चलो हमें तो यहाँ पर मीटिंग में बुलाया गया, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ब्रदर वो और उसका मास्टर दोनों जैसे वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सामने से 3 मास्टर्स निकल कर आ रहे होते हैं। उन तीनों को मास्टर जूटियान ने वहां पर भेजा होता है तो वो तीनों वहां पर आते हैं तो ब्रदर वो उनको देखकर कहता है कि मास्टर देखो वहां पर 3 लोग हमें खुद से अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर से वेलकम करने के लिए हमें अंदर ले जाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं उनको पास करके पीछे चले जाते हैं जहां पर माँ जुंची खड़ा होता है, वहां पर नीचे उतरती वो आकर उनको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर जुंची, सॉन्ग स्नो राम की क्वीन, हमारे मास्टर जूटिया ने यहाँ पर पर्सनली आपको हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए भेजा है। हम तीनों यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए आए क्योंकि आप लोग यहाँ पर ऑनर्ड गेस्ट हैं, इसी वजह से हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। और जब वो उनको अपने साथ लेकर वहां पर अंदर की तरफ चले जाते हैं तो ब्रदर वो कहता है कि मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर मुझे लेने के लिए आया, फिर यहाँ पर उस कचरे जुंची को क्यों लेकर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर तुमने किसी स्पेशल मैजिक को यूज करके मुझे और अपने आप को यहाँ पर इनविजिबल बना दिया है ताकि मैं यहाँ पर उनको दिखाई ना दूं। तो उसका मास्टर से कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो उसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि मेरे कपड़े जो है वो जुंची की तरह ज्यादा चमकीले नहीं होंगे, इसी वजह से मैं उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 459 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सारे बुड्ढे खूसट गार्ड एम्परर्स जो है वो जुंची की बात मानेंगे, क्योंकि जुंची उन सभी लोगों को यहाँ पर प्राइमल क्योस और क्रिम्सन क्रैक के बारे में बताने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 460 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है फाइनली मास्टर जूटियान के पास पहुंच जाता है उस गार्ड कॉन्फ्रेंस में जहां पर उसे इनवाइट किया गया होता है। तो वहां पर एल्डर्स जो होते हैं उसे अंदर लेकर आते हैं और आकर मास्टर जूटियान से कहता है कि हम लोग अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को ले आए जो कि सॉन्ग स्नो राम से आए हैं। तो मास्टर जूटियान जो होते हैं उन दोनों को वहां पर वेलकम कहते हैं और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग जहां पर मेरी दावत पर आए हो। तो मास्टर जुंची उसे कहता है कि सर आपने जहां पर स्पेशली में इन्वाइट किया तो हम लोग जहां पर कैसे नहीं आ सकते, और मुझे तो आपने जहां पर एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए बुलाया था तो इसी वजह से मैं जहां पर जरूर आया हूं। तो बताएं कि अभी हम लोग जहां पर आपकी बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को निकालना स्टार्ट करें। तो वो कहते हैं नहीं नहीं इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं और उसके बाद कर लेना। लेकिन मुझे तुम्हें एक और बात बता दिया है कि मैंने ब्रह्मा गार्ड के साथ इस बारे में बात की थी और ब्रह्मा गार्ड की बॉडी के अंदर भी बहुत सारी इवल एनर्जी है और वो भी जहां पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं ताकि तुम उनकी बॉडी के अंदर से इवल एनर्जी को निकाल सको, अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत ना हो। असल मेरा मकसद ये था कि जहां पर ब्रह्मा गार्ड की बॉडी के अंदर से
इवल एनर्जी निकालने के बदले में तुम्हारा यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। तो क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तुम्हारा जुंची कहता है हाँ मास्टर, मैं आपके इंटेंशंस को समझ रहा हूँ, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं वैसे ही करूंगा। साथ ही वो अपने कैल्डर से कहता है कि सूलियो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे मेहमानों के लिए स्पेशल बंदोबस्त करो ताकि वो लोग सुकून के साथ यहाँ पर रह सकें। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं किंग का दिखाया जाता है कि हमारी जुंची की वाइफ यानी कि मून गार्ड राम की नई एम्परर होती है, वो भी यहाँ पर आई होती है। उसके कैल्डर उसके पास आती है और उसे आकर बताती है कि जुंची और उसकी मास्टर दोनों यहाँ पर आए हैं। तो वो उसे कहती है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। किंग अपनी उस एल्डर लड़की से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के ऊपर नजर रखो, अगर कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा होता है तो मुझे जल्दी से आकर खबर देना। तो वो कहते हैं जी यंग मिस, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इसी के साथ ही किंग उसे कहती है, और जैसी वो लड़की वहां पर से जाने लगती है, इसी के साथ ही हमारी मून गार्ड राम एम्परर से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ड्रैगन गार्ड राम के ऊपर भी नजर रखो। फ्रीक्वेंटली वहां पर से खबरें आ रही है कि बहुत सारी फैमिलीज यानी पूरी की पूरी फैमिलीज को ही मार दिया गया। रात के वक्त कोई वहां पर आता है पूरी की पूरी फैमिलीज को मार डालता है। मैं चाहती हूँ कि अपने स्पाइस को वहां पर भेजो ताकि वो सारे के सारे मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके, आखिर वहां पर है क्या। तो उसकी एल्डर उसे कहते हैं कि मास्टर, हम लोगों ने यहाँ पर अपने स्पाइस को पहले से वहां पर भेजा हुआ है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो वैसे हमारा मसला तो नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन राम का मसला है। वो लोग खुद भी इस बात को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हमें फिलहाल के लिए अपने स्पाइस को किसी और काम पर लगाना चाहिए। हमारे स्पाइस यहाँ पर ड्रैगन राम में जाकर उनको इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद किंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे जो कह रही हूँ वही करो। तो किंग से कहते हैं कि ये बात तुम्हें भी अभी तक पता चली गई होगी कि वहां पर ड्रैगन क्लैन के अंदर यानी ड्रैगन गार्ड राम के अंदर जितने भी क्लैन, जितनी भी छोटी बड़ी फैमिली, जितने भी लोगों को मारा गया है वो सारे के सारे उनके नाम के साथ जुन का नाम लगता है। क्या तुम्हें ये बात हैरानी की नहीं लगती कि हमारा जुंची कभी यहाँ पर ड्रैगन गार्ड क्वीन यानी कि ड्रैगन क्वीन के पास से स्टडी लेकर आया था, साथ ही उसके पास जाकर अपने आप को हील करवाने के लिए गया था, और उसके बाद से अब यहाँ पर जब वो वहां पर से चला गया है तो वहां पर जुन फैमिली के लोगों को मारा जा रहा है जिनकी फैमिली जुंची के साथ रिलेटेड भी नहीं है। ये बात सुनते ही उसके एल्डर से कहते हैं कि ये बात तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर जितने लोग मरे हैं वो सारे के सारे उनके सरनेम जो थे उनके फैमिली नेम जुन थे। किंग से कहते हैं इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे का सारा मसला जुंची के नाम के साथ रिलेटेड हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस मसले का ताल्लुक भी जुंची के साथ ही निकले। हम लोग नहीं चाहते कि जुंची फिर से किसी मुसीबत में पड़े, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि अपने स्पाइस को वहां पर भेजो, जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वहां पर पता चला है कि ड्रैगन क्वीन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो वहां पर से बाहर नहीं निकल रही, और यहाँ पर वो जहां तक कि वो ड्रैगन गार्ड से भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि जब से वो सर्कुलेशन में गई है यानी जब से उसने अपने दरवाजे बंद किए उसके बाद से ये सारे का सारा खून खराबा वहां पर होना शुरू हुआ है। क्या यहाँ पर कोई गेस कर सकता है ये सब कुछ किसका किया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि उस ड्रैगन क्वीन के पेट में जो बच्चा है ना, क्योंकि वो जब बातें करता था मुझे तभी वो बहुत ज्यादा इवल बेबी टाइप का लग रहा था, यानी कि वो बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। मुझे तो लगता है कि वही बेबी ये सब कुछ कर रहा है, वहां पर जुन फैमिली के जितने भी रिलेटेड लोग हैं उन सभी लोगों को मार रहा है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाते हैं, जहां पर माँ शुंची बैठा वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि ब्रह्मा गार्ड के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसी के साथ ही माँ शुंची जो होता है सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जबकि उसी वक्त दो एल्डर्स वो बड़ी एरोगेंटली वहां पर आते हैं जो कि ब्रह्मा गार्ड राम से होते हैं। दोनों वहां पर आने के बाद कहते हैं कि क्या तुम्हारी नाम जुंची है? तो माँ जुंची जो होता है उनके एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करता और कहता है कि हाँ मेरा नाम जुंची है और तुम लोग कौन हो? तो वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम दोनों यहाँ पर एल्डर्स हैं, ब्रह्मा गार्ड की तरफ से हमें यहाँ पर भेजा गया है, ब्रह्मा गार्ड ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ चलो, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। माँ जुंची उनकी बात सुनने के बाद, उनकी एरोगेंस देखने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। उन्हें कहो कि पहले लाइन में लगे यानी कि वेट करें, उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगा। तो ये बात सुनते ही वो एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हम तुम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। एक एल्डर कुछ ज्यादा यहाँ पर उतावला हो रहा था, उसे कहता है कि हम यहाँ पर वेट करने के लिए नहीं है, ना ही अपने ब्रह्मा गार्ड को वेट करवाने वाले हैं। अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलोगे तो हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। जबकि माँ शुंची जाकर अपनी चेयर के ऊपर लेट जाता और कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर से मुझे उठाकर ले जाओगे। तो वो एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर लेट क्यों गए हो? तुम्हारा शुंची कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि फिलहाल के लिए मैं बिजी हूँ और तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए नहीं जा सकता। तुम्हारा शुंची उनसे कहता है कि जिस तरह के तुम्हारे एटीट्यूड है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये बात सुनती वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और में से एक उसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, हमें लगा था कि तुम्हें यहाँ पर से उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तुमने गार्ड कॉन्फ्रेंस को एक बार क्या जीत लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कोई महान वॉरियर बन गए हो? तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे ऑर्डर को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारा शुंची कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे वहां तक नहीं ले जा पाए और तुम्हारे मास्टर की बॉडी के अंदर जो इवल एनर्जी है जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं ही निकाल सकता
रहा हूँ, तो फिर जरा सोच कर देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। क्योंकि ब्रह्मा गार्ड खुद से अपनी बॉडी के अंदर से सिविल एनर्जी को तो नहीं निकाल सकते, और जिस तरह से ब्रह्मा गार्ड काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं और तुम्हारे जैसे दो कमीने लोगों को उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए भेजा है, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे पांव पकड़कर भीख मांगनी चाहिए कि हमारे साथ चल पड़ो। क्योंकि अगर तुम लोग वापस जाकर उसे ये बताओगे कि तुम लोग जहाँ पर मुझे नहीं लेकर आ सके, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो एल्डर से कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर हमें धमकी दे रहे हो। तुम्हारा शुंची कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर धमकी दे रहा हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। जाओ जाकर अपने मास्टर से बोलो कि वो लड़का हमारे साथ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की है। तो एक एल्डर उनमें से अपनी पावर को रिलीज करता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे साथ हमें धमकाने की। तो दूसरा एल्डर से रोक देता और कहता है कि शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सके। क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? मैं यहाँ पर इस लड़के से प्यार से बात करनी चाहिए। तुम्हारा शुंची उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इटर्नल ह्यूमन राम में अभी भी तो यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मास्टर जूटिया ने मुझे इस बारे में बताया कि ब्रह्मा गार्ड जो है उनकी बॉडी के अंदर भी इवल एनर्जी, और वो भी अपनी इवल एनर्जी को निकलवाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इवल एनर्जी को निकलवाना चाहते तो फिर उन्हें खुद यहाँ पर आना चाहिए, ना कि मुझे वहां पर जाकर उनका इलाज करना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फिर तुम लोगों को यहाँ पर मुझे कम से कम ये कहना चाहिए कि प्लीज सर हमारे साथ चले। ये बात सुनते ही वो एल्डर जो होता है फिर से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसे बेहोश करके अपने ब्रह्मा गार्ड के पास ले जाते हैं। आज उन चीज की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, ये आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। तुम दोनों यहाँ पर मुझे बेहोश करके वहां पर ले जाओ, और वहां पर जाने के बाद मैं ब्रह्मा गार्ड को सारी बात बताऊंगा कि तुम दोनों ने यहाँ पर कितनी इज्जत और तमीज के साथ मुझसे आकर बात की थी। तो ये बात सुनते उनमें से एक सीनियर एल्डर जो होता है वो जल्दी से उसके सामने झुकता है और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर जुंची प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दे, हमने आपके साथ काफी ज्यादा बदतमीज से बात की है, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दे और हमारे साथ चले, क्योंकि ब्रह्मा गार्ड काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। ये बात वाकई में सच है कि अगर हम लोग यहाँ पर खाली हाथ वापस जाएंगे तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारा शुंची कहता है कि लेकिन तुम्हारे साथ वाले एल्डर को देखकर तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर उसने कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने कुछ बुरा किया है। तो वो एल्डर जो होता है उसे कहता है कि नहीं मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम्हारा शुंची कहता है तो फिर इसको बोलो मेरे सामने घुटने टेके और कहे कि इसने यहाँ पर कोई गलत काम किया और मुझसे माफी मांगे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। जबकि सीनियर एल्डर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि 9th और 10th एल्डर उन दोनों को कहां पर भेजा गया था? उन्हें ड्रैगन क्वीन को बुलाने के लिए भेजा गया था ताकि वो ड्रैगन क्वीन को इनवाइट कर सके, ताकि वो जाकर उसे ढूंढ कर लाएं और आकर मास्टर की एनर्जी को प्योरीफाई करें। लेकिन वो लोग खाली हाथ वापस आ गए थे, ड्रैगन क्वीन से मिल भी नहीं पाए थे क्योंकि वो सेक्युलेशन में चली गई है। और उसके बाद जब वापस आए तो ब्रह्मा गार्ड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने 9th और 10th एल्डर दोनों को अपने हाथों से मार डाला था। अगर हम दोनों भी यहाँ पर से खाली हाथ वापस जाते हैं, जरा सोचो वो हमारा क्या करेंगे, वो हम दोनों को भी मार डालेंगे। तो ये बात सुनते हैं उनका जूनियर एल्डर जो होता है वो कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है, हमें यहाँ पर इसके सामने माफी की भीख में मांगनी पड़े तब भी मांगकर शुंची को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, वरना ब्रह्मा गार्ड तो हम दोनों को मार डालेंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 460 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गार्ड्स राम के एपिसोड 461 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रह्मा गार्ड अपने दो एल्डर्स को भेजता है हमारे जुंची को लेने के लिए, लेकिन मां जुंची जो होता है उनके एटीट्यूड को देखने के बाद वहीं पर बैठ जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं चलने वाला। और इसी के साथ उनमें से एक जो होता है उसके साथ ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। तुम्हारा जुंची कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल मैनर नाम की कोई चीज ही नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो जरा सोच कर देखो फिर तुम्हारे साथ ब्रह्मा गार्ड क्या करेंगे। जबकि दूसरे वाला जो होता है वो काफी समझदार होता है, तो वो कहता है मिस्टर जून प्लीज प्लीज यहाँ पर हमें माफ करिएगा, हमने आपके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी के साथ बात किया, इसलिए सारे का सारा ब्लेम हमारे पर डाले कि हमने यहाँ पर आपके साथ रूडनेस के साथ बात की, प्लीज हमें माफ कर दें। तुम्हारा शुंची से कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारे इस दूसरे दोस्त को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे यहाँ पर शर्मिंदगी है। तो ये बात सुनने के बाद गार्ड से कहता है कि सर आप बताएं कि मैं यहाँ पर आपके लिए क्या करूँ कि जिससे आप यहाँ पर मुझे माफ कर दें। तुम्हारा शुंची से कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने यहाँ पर बदतमीजी किया उसे एक थप्पड़ पड़ना चाहिए, अपने इस साथी को एक थप्पड़ मारो। और इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता और कहता है कि सर मैंने इसको थप्पड़ मार दिया, क्या अब आप यहाँ पर इस बात से खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक और थप्पड़ मारूं? तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि अगर एक और मारोगे तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है हाँ सर क्यों नहीं, मैं एक और मारता हूँ। और वो अपने दोस्त के अपने साथी एल्डर के ऊपर फिर से एक थप्पड़ दे मारता है। और उसे 2 थप्पड़ मारने के बाद वो कहता है कि यंग मास्टर जुंची प्लीज अब हमारे साथ चलिए, वरना ब्रह्मा गार्ड हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारा शुंची उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर राइट एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो और साथ ही तुम यहाँ पर अपने
साथी को भी यहाँ पर उसको सजा दे चुके हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं जाकर अपनी मास्टर से बात करूंगा, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो कहता है नहीं सर, प्लीज आप यहाँ पर अपना टाइम ले लें, हम लोग यहाँ पर आपका वेट करेंगे, आप जाएं अपनी मास्टर से बात कर आए। और इसी के साथ ही माशुंची दूसरे वाले से कहता है, लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये इस बात से खुश है, तो वो भी जल्दी से उसके सामने अपने हाथ जोड़ता है और उसे कहता है प्लीज सर आप जाएं, आप जो करना चाहते हैं वो करें, हम लोग यहीं पर रुककर इस बात का वेट करेंगे कि आप कब हमारे साथ वापस चलेंगे। इसके साथ ही माशुंची जो होता है वो कॉटेज की तरफ जाता है, वहां पर जाकर अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आप मेरे साथ चलेंगी, ब्रह्मा गार्ड मुझे बुला रहे हैं, तो क्या आप मेरे साथ ब्रह्मा गार्ड इस राम में चल सकती हैं? तो मास्टर बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रह्मा गार्ड ने तुम्हें इनवाइट किया है, मुझे नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। और इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स भी उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सोंग स्नो राम की क्वीन प्लीज हमारे साथ चलें, ब्रह्मा गार्ड आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होंगे, अगर आप मास्टर शुंची के साथ वहां पर चलेंगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इसी के साथ उसकी मास्टर से कहते हैं लेकिन मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे जरूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, इसलिए मुझे माफ करना, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, तो किंग कोई वहां पर आ जाती है और आने के बाद कहती है अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं इसके साथ जा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, मुझे वैसे भी ब्रह्मा गार्ड से बात करनी है, मुझे उससे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो इसी के साथ ही माशुंची उसके साथ चल पड़ता है, तो दोनों एल्डर पीछे चल रहे होते हैं और माशुंची किंग कोई के साथ आगे चल रहा होता है और वो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो माशुंची से कहता है क्या तुम भी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हो? मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइन टेरिटरीज हैं वहां पर से हर एक डिवाइन गार्ड को बुलाया गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मून गार्ड राम से जितने भी डिवाइन गार्ड और एल्डर्स हैं सभी लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया होगा। तो वो से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर उन सभी को इन्वाइट किया गया है। माशुंची से कहता है तो अगर यहाँ पर उन सभी को बुलाया गया तो फिर तुम्हें यहाँ पर पर्सनली आने की जरूरत नहीं थी। तो किंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम करना चाहते हो। तो माशुंची कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये करना नहीं चाहती, तुम यहाँ पर मून गार्ड एम्परर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पर बनना पड़ गया है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे जानते हो? आज तुम मेरे बारे में क्या ही कुछ जानते हो, मैं यहाँ पर ये करना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर मून गार्ड एम्परर बनी हूँ। मेरे फादर के मरने के बाद मैं यहाँ पर नई मून गार्ड एम्परर बनी, यानी कि मेरे स्टेप फादर जो थे उनके मरने के बाद। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खास बात क्या हुई है? वो बात यह है कि मैं पहली ऐसी गार्ड राम की एम्परर हूँ जो कि लड़की है और ऊपर से मेरे नाम के साथ मून का नाम भी नहीं है, यानी कि मैं मून फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर मून गार्ड राम का एम्परर बना दिया गया। और अगर अभी तुम यहाँ पर ये कहो कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती तो ये गलत होगा कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चाहती और तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो माशुंची से कहता है कि हालांकि हम दोनों का रिलेशन खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ इतनी रूडली बात करो, और वैसे भी इस रिलेशन को तुमने खत्म किया था। आज से 4 साल पहले तुम खुद यहाँ पर अपनी शादी के पेपर फाड़ कर चली गई थी, लेकिन मुझे आज भी यहाँ पर इस बारे में सोचकर काफी ज्यादा अफसोस होता है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो किंग कोई से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा क्यों था? तो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे और तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। माशुंची से कहता है कि जो भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर महसूस होता है कि तुम यहाँ पर मुझसे दूर रहना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये कैसा रूल है, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती हो, जब भी यहाँ पर देखो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो। हालांकि हम दोनों कभी यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ रह चुके हैं। तो वो कहते हैं कि वो सारा ताल्लुक तो खत्म हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर उस बात को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही बातें करते करते ये लोग जो होते हैं ब्रह्मा गार्ड राम में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग ब्रह्मा गार्ड राम में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद दोनों एल्डर्स जो होते हैं वो ब्रह्मा गार्ड को ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो अपने श्राइन में बैठा होता है और वहां पर ग्रीट करने के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। तो इसी के साथ ये लोग वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद हमारे ब्रह्मा गार्ड जो होते हैं माशुंची को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो शुंची फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मून गार्ड राम की एम्परर भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आने वाली है। माशुंची से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर आपने इन्वाइट किया था ताकि मैं आपकी बॉडी के अंदर से अपनी लाइट एनर्जी की मदद से आपकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी को निकाल सकूं, लेकिन मून गार्ड एम्परर यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आए हैं, इसी वजह से वो खुद यहाँ पर आई हैं। ब्रह्मा गार्ड से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी थी कि तुम ड्रैगन क्वीन के डिसाइपल बन गए और तुम जाकर उसके पास से ट्रेनिंग ले रहे हो, इसी वजह से मुझे अब पूरी तरह से श्योर है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर से अपनी लाइट एनर्जी की मदद से जो कि ड्रैगन क्वीन परफॉर्म कर सकते हो उसकी मदद से मुझे यहाँ पर हील कर सकते हो। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि स्टार गार्ड ड्राम में हमने सभी ने तुम्हें मरते हुए देखा था। और इसी के साथ ही वो अब मून गार्ड ड्राम के एम्परर की तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि तुम्हारा भी यहाँ पर कोई काम हो सकता है। और साथ ही वो उसे घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि दोनों गार्ड राम्स जो हैं एक दूसरे के दुश्मन है, इसी वजह से वो किंग कोई को भी घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तुम्हारे किंग जुई से कहते हैं कि असल में मेरे यहाँ पर आने का मकसद जो था वो तुमसे बात करना था और जुंची के बारे में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। अरे किंग जुई जो होते हैं वो डायरेक्टली वहां पर ब्रह्मा गार्ड के इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि यार तुम कितने बड़े बेशरम इंसान हो जो यहाँ पर जुंची से मदद लेकर अपनी बॉडी के अंदर से इवल इन्फेंट की डार्क एनर्जी को निकलवाना चाहते हो। तुम वाकई में एक बहुत ही बेशरम इंसान हो। ये बात सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी गार्ड राम में आकर इस तरह की बात करने की। तो ब्रह्मा गार्ड उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा यहाँ पर गुस्से में लग रही हो, आखिर बात क्या है, क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगी भी मसला क्या है। इसके साथ ही हमारी किंग को
कोई से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं जहाँ पर यही तो तुम्हें बताने के लिए आई हूँ। मैंने जहाँ पर तुम्हें बेशरम इसलिए कहा क्योंकि मैं जहाँ पर जो बात तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बाद तुम्हें खुद यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होने वाली है। तुमने यहाँ पर ये कहा कि ये ड्रैगन क्वीन का जाकर डिसाइपल बन गया था। क्या तुम्हें पता है कि इसकी वहाँ पर ड्रैगन गार्ड ड्राम में जाने की वजह क्या थी? हमारी किंग को इसे यहाँ पर इसकी बेटी यानी ब्राह्मा गॉडेस के बारे में बताने वाली है, क्योंकि ब्राह्मा गॉडेस ने हमारे जुंची की बॉडी के अंदर एक पॉइजन डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारे जुंची को ड्रैगन क्वीन के पास जाकर अपने पॉइजन को न्यूट्रलाइज करवाने की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर हमारी एपिसोड 461 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्राह्मा गॉड इसकी बात को मानकर शर्मिंदा होंगे या नहीं।